जैसे आपके पिताजी का भी एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, तो जब आप कोटद्वार से जीत के आई तो उनका किस तरीके का रिएक्शन था? पहला सवाल था कि जो हारे हैं जिनको हरा के आई हूँ उनसे मिलकर आई हूँ कि नहीं, उनका धन्यवाद करके आई हूँ कि नहीं। खनन के मामले जो है लगातार सामने आते हैं, जो पुल टूटा उसके पीछे भी एक कारण ये माना जा रहा था। प्रयास किया गया कि खनन बिल्कुल ना हो, उसके बावजूद एक पुल टूटा। मुझे कष्ट भी हुआ कि एक हमारा जो लाइफ लाइन है भाबर और कोटद्वार में वो टूटा। यमकेश्वर से भी आप विधायक रही हैं, वहाँ की जो प्रेजेंट विधायक है रेणु बेशी, उन्होंने कुछ वक्त पहले एक पोस्ट किया था कि वहाँ की जनता को बीते सालों से न्याय नहीं मिला है, तो इससे आप कितनी 70 विधायकों में केवल मैं एक ऐसी विधायक थी जिसने किताब छापी 5 साल के बाद, और अपना पूरा कार्य उसमें मैंने लिखा है। किसी को दिक्कत है, किसी को आपत्ति है तो उसमें वो आरटीआई लगा के पूछ सकता है। हाल ही में हरीश रावत जी ने फिर से डाला है कि विपक्ष के अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते, तो अफसरों को फ़ोन उठाना चाहिए। 100% काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन फ़ोन उठाना उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो भी इस प्रदेश में जनता के लिए ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने उत्तराखंड में इतिहास बनाया, उत्तराखंड के कई मिथक तोड़े और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी भूषण जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, देवभूमि इनसाइडर, थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ प्रदेश के मुद्दों से पहले कि आप फौजी परिवार से आप हैं, पत्रकारिता भी आपने करी है और शिक्षिका भी आप रही हैं, समाज सेविका के तौर पर भी आपको जाना जाता है। तो वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अभी आप नियुक्त हैं। कैसा आपका सफ़र रहा है वहाँ से यहाँ तक? बहुत अच्छा सफ़र रहा है और पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। आर्मी लाइफ में पूरा अपने पिताजी के साथ हिंदुस्तान घूमी हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान की जो बहुत सारी संस्कृति है वो सब संजो के मैंने अपने लिए रखी है। सो आई हैव लर्नड अ लॉट। आर्मी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने में भी कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया, तो हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन, किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, कैसे वो समाज के लिए और कारगर हो सकते हैं, उनको हम किस तरह से शिक्षा दे सकते हैं बिना बताए कि ये शिक्षा दी जा रही है, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था और उस चीज़ ने मुझे पॉलिटिक्स में बहुत हेल्प किया। समाज सेवा तो हमारे परिवार में रही है, 1930 से रही है, तो शायद खून में है। तो मेरी दादी परदादा सभी इस चीज़ में थे, और मैंने भी एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली, सफदरजंग के जो अस्पताल है उसके धर्मशाला, और अब एम्स ऋषिकेश में हम जो बिल्कुल गरीब परिवार हैं उनके साथ काम करते आए हैं। सो ओवरऑल मैं अगर देखूँ मेरी जर्नी फ्रॉम बी अ चाइल्ड इन द आर्मी टू द स्पीकर ऑफ उत्तराखंड विधानसभा, एक बड़ी मज़ेदार, बहुत एक्साइटिंग, एडवेंचरस, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। जैसे आपके पिताजी का भी एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, तो जब आप कोटद्वार से जीत के आई तो उनका किस तरीके का रिएक्शन था उस टाइम? सी, एज अ पेरेंट नेचुरली खुशी तो होती है कि बच्चे ने जिस चीज़ में हाथ डाला है उसमें वहाँ से जीत कर आई है। बट मेरे पेरेंट्स बहुत ही ग्राउंडेड हैं, और पहला सवाल था कि जो हारे हैं जिनको हरा के आई हो उनसे मिलकर आई हो कि नहीं, उनका धन्यवाद करके आई हो कि नहीं। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस होती नहीं है। ज़्यादातर हमारे यहाँ अगर कुछ बात होती है तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, समाज के लिए आप कैसे काम कर सकती हैं, तो बेसिकली इट इज़ दैट। बट एज अ पेरेंट आई एम श्योर वो खुश हुए। तो जैसे कोटद्वार की बात कर रहे हैं, तो कोटद्वार से खनन के मामले जो हैं लगातार सामने आते हैं, जो पुल टूटा उसके पीछे भी एक कारण ये माना जा रहा था। तो किस तरीके से आप इसे देखती हैं और क्या कुछ इसमें काम किया? देखिए, ऐसा है, जब से मैं विधायक बनी मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि खनन ना हो, और इसलिए नहीं कि खनन नहीं होना चाहिए। राजस्व का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है और उससे इनकम होती है गवर्नमेंट्स को, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोटद्वार की नदियों को देखकर मुझे लगा कि नदियाँ खनन करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं हैं, वहाँ खनन नहीं होना चाहिए। तो पिछले 1 सवा साल से 1.5 साल से बिल्कुल पूरी तरह से खनन रोका गया, प्रयास किया गया कि खनन बिल्कुल ना हो। उसके बावजूद एक पुल टूटा। मुझे कष्ट भी हुआ कि एक हमारा जो लाइफ लाइन है भाबर और कोटद्वार में वो टूटा।
लेकिन हुआ, क्योंकि जिस तरह से शायद खनन हुआ था उस कारण से पुल टूटा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है कि इसकी इंक्वायरी ज़रूर करी जाए। महिला आरक्षण बिल भी सदन में पेश कर दिया गया है और आप इस को किस तरीके से देख रहे हैं इन फ्यूचर के? देखिए, इट्स अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, क्रांतिकारी एक चीज़ हुई है। बहुत सालों से, अगर हम 90 के दशक को ही कह लें, वैसे तो पहले से भी बहुत सालों से ये बात उठती आई है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें नेतृत्व की तरफ लाना चाहिए, लेकिन ये बातें ही होती थीं। और आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को कर दिखाया है, तो वो पिछले जो हम 10 साल से देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो संस्कार है, उसको हम फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ उन्होंने महिलाओं का सम्मान वापस करने का बहुत बड़ा कार्य किया है, शौचालय हो, गैस हो, पेंशन्स हो, समूह हो, इस तरह के बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनसे हमारा सम्मान तो बढ़ा ही है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत बार इस बात को भी कहा है कि महिलाओं को नेतृत्व दीजिए ताकि वो अपना विकास कर पाएँ। विमेन लेड डेवलपमेंट की बात वो करते हैं। और इस बिल का पास होना, इस बिल का आना, ये दिखाता है कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जो वो कहते हैं वो करते हैं। जी, महिलाओं की बात हम कर रहे हैं तो अंकिता भंडारी, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा हमारे प्रदेश में, और अभी तक उनके माँ बाप जो हैं दर दर भटक रहे थे, कभी वकील के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए। एज अ महिला मैं आपको पूछूं तो आप किस तरीके से इसको पूरे को देखते हैं? देखिए, अंकिता का जाना हम सभी के लिए, सभी उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी। ऐसा हमारे समाज में होता नहीं है। हमारा समाज महिलाओं का सम्मान आज से नहीं, सालों से करता आया है। इसी प्रदेश में हमने गौरा देवी देखी है, इसी प्रदेश में हमने टिंचरी माई देखी है। तो हमारे यहाँ बहुत सम्मान से महिलाओं को देखा जाता है। एक एबरेशन समाज में हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और आगे भी जो कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में जो ये चीज़ चल रही है, कोर्ट से ज़रूर फैसला होगा और कोई ना कोई निर्णय जो कि अंकिता के लिए होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैम, यमकेश्वर से भी आप विधायक रही हैं। वहाँ की जो प्रेजेंट विधायक है रेणु बिष्ट जी, उन्होंने कुछ वक्त पहले एक पोस्ट किया था कि वहाँ की जनता को बीते सालों से न्याय नहीं मिला है। तो इससे आप कितनी वो रखती हैं? देखिए, वो उनकी अपनी मत हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है और मैं उनकी सोच का आदर करती हूँ। लेकिन मैंने 5 साल में पूरा प्रयास किया कि मैं यमकेश्वर की जनता के लिए, जिसलिए मुझे चुना गया था, उस पर खरी उतरूं। 70 विधायकों में केवल मैं एक ऐसी विधायक थी जिसने किताब छापी 5 साल के बाद, और अपना पूरा कार्य उसमें मैंने लिखा है। किसी को दिक्कत है, किसी को आपत्ति है, तो उसमें वो आरटीआई लगा के पूछ सकता है। मैं निश्चिंत हूँ कि जो जो कार्य मैंने कहे थे, उसमें से 80 से 85% कार्य मैंने किए और जो बाकी बचे थे वो सारे पाइपलाइन में डाले हुए हैं। तो मैं अपने आप में इस बात से निश्चिंत हूँ कि मैंने किया है और मेरा परिवार, मेरे संस्कार बिल्कुल ये नहीं सिखाते हैं कि आप किसी के साथ छल करिए, और ये कार्य मैं सब कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। जैसे अधिकारियों को लेके ये बात सामने आती कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो इस पे आपके भी संज्ञान में आया था, आपने भी कदम उठाए, मगर अभी हाल ही में हरीश रावत जी ने फिर से डाला है कि विपक्ष के अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो इसको नहीं, देखिए, ऐसा है, जनप्रतिनिधि जब जीत कर आता है तो वो जनता के लिए जीत कर आता है, जनता के विकास के लिए कार्य करता है, उनकी समस्याओं को लेकर अफसरों के पास जाता है। तो अफसरों को फ़ोन उठाना चाहिए। 100% काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन फ़ोन उठाना उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो भी इस प्रदेश में जनता के लिए ही हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। तो जब दोनों ही जनता की सेवा के लिए हैं तो कहीं ना कहीं समन्वय की आवश्यकता है और ये समन्वय होना चाहिए, और मुझे आशा है कि आगे होगा। आप अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं, आपके पिताजी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए जाने जाते थे, क्या कुछ प्रेरणा रही है आपकी उसमें? देखिए, माय फादर हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन। मेरे पेरेंट्स दोनों, मेरे माँ और मेरे पिताजी मेरे लिए, हमारे लिए इंस्पिरेशन ही रहे हैं, बिकॉज़ हमने उनको कभी भी कोई चीज़ गलत करते हुए नहीं देखा या सोचते हुए नहीं देखा। आर्मी में रह के 3 लड़ाई लड़ी उन्होंने और देश के प्रति
बहुत वफादारी से कार्य किया और उसके बाद एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो उन्होंने उत्तराखंड के भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, देश के विकास के लिए ही काम किया है। और वही संस्कार लेकर मैं आती हूँ और प्रयास करती हूँ कि जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं उन पर मैं खरी उतर पाऊँ। हम जब भी विधानसभा सत्र होते हैं तो वो उतना नहीं चल पाते हैं जितना उनकी डेट फिक्स्ड होती है, क्या कुछ कारण रह जाते हैं? देखिए ये कितना समय चलेगा या कितने दिन चलेगा वो निर्णय सरकार का होता है, क्योंकि बिज़नेस सरकार हमें देती है और जब बिज़नेस होता है तो कार्य होता है, जब सदन चलता है, और अगर बिज़नेस ही नहीं है तो फिर सदन नहीं चलाया जा सकता है। तो सरकार ये निर्णय लेती है कि कितने दिन का बिज़नेस उनके पास है और फिर उतने दिन ही सदन चलता है। आखिरी में आप क्या कुछ महिलाओं के लिए खासकर संदेश देना चाहेंगे? देखिए महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस भी कार्य में आप हैं उसे जम के करिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं उसको ग्रैब करिए। अपॉर्चुनिटीज़ कम ही हमारे तरफ आती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अच्छा कार्य करिए और इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनिए। समाज की दशा और दिशा कैसी होगी वो हम महिलाओं के कंधों पर है। हम माँ भी हैं, गुरु भी हैं, तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी तरह से उनको पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें सशक्त बनाएं और ऐसे संस्कार दें कि उत्तराखंड की जो आगे की जो जनरेशन जो आएगी वो समाज को और सशक्त सुदृढ़ करें, अपने लिए भी करें और साथ ही साथ समाज के लिए भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंटूरी जी और इन्होंने हमसे प्रदेश के कई तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।